हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जी के। जैसा कि पता होगा आपको, पॉलिटी की मैराथन चल रही है और ये हमारा पार्ट 9 होने वाला है। ठीक, इसका टॉपिक है आज हमारा सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ठीक है, जिस तरीके से हम लोग 25 सवाल डिस्कस करते आए थे सब टॉपिक के अंदर, और भी जो टॉपिक थे उसी तरीके से 25 सवाल हम लोग इसके अंदर डिस्कस करेंगे जो भी आपके रिसेंटली एग्जाम में पूछे गए हैं, यूपी के किसी भी पैट वगैरह में किसी में भी। और उसी के आधार पर और जो नए सवाल बन सकते हैं उनको देखेंगे और पूरा टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, और बाकी का ज़्यादा नहीं है। सिलेबस के अकॉर्डिंग यूपी ट्रिपल एस सी पैट का जो आपका एग्जाम होने वाला है अक्टूबर के मिड तक हो जाएगा। ठीक है, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग 2-3 टॉपिक और हैं। उसके बाद फिर ये ख़त्म हो जाएगा, फिर हम लोग हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद में फिर हम लोग ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। बाकी जनरल अवेयरनेस जो आपका 10 नंबर का टॉपिक है उसकी क्लास अभी चल रही है। ठीक है, वो आप जा करके देख सकते हैं प्ले में। ठीक है, चैनल पर आपको प्ले में मिल जाएगी और उसकी PDF वगैरह सब कुछ आपको, ठीक है, मिल जाएगी। कहाँ पर मिलेगी? वो मिलेगी आपको स्टडी GK बाई AK सिंह 20। ठीक है, इसको आपको लिखना है टेलीग्राम पर, सर्च करना है। ठीक है, विदाउट स्पेस आप इसको लिखिएगा, स्टडी GK बाई AK सिंह 20। आपको मिल जाएगा चैनल। ठीक है, वहाँ पर आपको सारी PDF मिल जाएंगी जितनी भी क्लास की है। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला सवाल क्या कहता है। पहला सवाल कहता है, भारत के संविधान के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन किस अनुच्छेद में किया गया है? विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? जो आपका सुप्रीम कोर्ट बना है वो किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग बनाया गया है? आर्टिकल 122, आर्टिकल 124, आर्टिकल 126 या फिर आपका आर्टिकल नंबर 130? तो जो आपका सुप्रीम कोर्ट बन के तैयार हुआ है वो कहते हैं कि ये हमारा इंडिया के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट होगा, सर्वोच्च न्यायालय होगा। वो कौन सा आर्टिकल कहता है? वो कहता है आर्टिकल नंबर 124। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। किस केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार किसे है? ठीक है, ये मैंने अभी इससे पीछे अभी आपका हमने वो देखा था, पार्लियामेंट, वहाँ पर भी सवाल था इस तरीके का। ठीक है, हु हैज़ द पावर टू एस्टेब्लिश अ हाई कोर्ट इन अ यूनियन टेरिटरी? जो आपकी यूनियन टेरिटरी है उसमें अगर हाई कोर्ट वगैरह बनाना है तो वो कौन बनाएगा? सुप्रीम कोर्ट बनाएगा, सर्वोच्च न्यायालय, पार्लियामेंट बनाएगा, संसद, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति बनाएंगे, या फिर आपका हाई कोर्ट उच्च न्यायालय बनाएगा? तो जो आपका यूनियन टेरिटरी के अंदर बनाएगा हाई कोर्ट वगैरह, वो कौन बनाएगा? वो बनाएगा पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट में ये चीज़ पास होगी कि हाँ भाई वहाँ पे हमें बनाना है, तभी जा करके वहाँ एक हाई कोर्ट बनेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसके पास होती है? हु हैज़ द पावर टू एनफोर्स फंडामेंटल राइट? अब देखो, मैंने बताया था कि आपके जो मौलिक अधिकार होते हैं उसके अंदर अगर आपका मिसयूज हो रहा है तो एक होता है आर्टिकल नंबर 32, जिसके तहत आप कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट। और एक होता है आपका आर्टिकल नंबर 226, एक मिनट, 226, 226, इसके लिए आप लोग हाई कोर्ट जा सकते हैं अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। तो इनकी जो पावर होती है वो किसके पास होती है? प्रेसिडेंट के पास होती है, पार्लियामेंट के पास होती है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास होती है, या फिर आपका प्रधानमंत्री के पास होती है। तो ये पावर किसके पास होती है? ये पावर होती है आपकी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड किस अनुच्छेद के तहत घोषित किया गया है? अंडर विच आर्टिकल इज द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड? देखो, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या होता है? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एक ऐसा न्यायालय होता है जिसकी कार्रवाई और फैसले लिखित रूप में सुरक्षित रखे जाते हैं। ठीक है, जो मतलब जो भी कार्रवाई वहाँ पे होती है, जो भी फैसले वगैरह होते हैं उनको लिखित रूप में रखा जाता है। ठीक है, उसी को कहते हैं हम लोग कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। ठीक है, जो रिकॉर्ड वगैरह आपका रखा जाता है संभाल के। तो ये किस आर्टिकल के अंदर आता है? आर्टिकल 124 में आता है, आर्टिकल 129 में आता है, आर्टिकल 136 में आता है, आर्टिकल नंबर 141 में आता है, 141 में। तो ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड जो है ये आपका आता है आर्टिकल नंबर 129। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड? सुप्रीम कोर्ट जो था वो कब बन के तैयार हुआ था? 26 जनवरी 1950 को हुआ था, 28 जनवरी 1950 को हुआ था, 15 अगस्त 1947 को हुआ था, या 26 नवंबर 1949 को हुआ था? तो जो आपका सुप्रीम कोर्ट बन के तैयार हुआ था वो तैयार हुआ था कब? 28 जनवरी 1950। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, इस दिन ये एस्टेब्लिश्ड हुआ था, तैयार हुआ था। ठीक है, स्थापना हुई थी, सॉरी, इसकी तैयार करना, स्थापना हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है सर्वोच्च, और ये आपका आर्टिकल नंबर 124 में ही आता है। ठीक है, कि हमारे देश के अंदर एक हमारी सर्वोच्च न्यायालय होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त की अधिकतम आयु कितनी होती है? व्हाट इज द रिटायरमेंट एज ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट जज? सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं वो कितनी उम्र पर रिटायर होते हैं?
60 साल पे होते हैं, 62 पे होते हैं, 65 साल पे होते हैं या फिर आपके 68 साल पे होते हैं। तो देखो, सुप्रीम कोर्ट के जो जज रिटायर होते हैं वो आपके 65 साल पे होते हैं, सॉरी 65 साल पे होते हैं, और आपके हाई कोर्ट के जो जज रिटायर होते हैं वो आपके 62 साल पे होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज 65 साल पे रिटायर होते हैं, इस बात को कहता है आर्टिकल नंबर 124 क्लॉज 2। ठीक। हाई कोर्ट के जज 62 साल पे रिटायर होंगे, इस बात को कहता है आर्टिकल नंबर 217 क्लॉज 1। ठीक। इसको याद रख लीजिएगा आर्टिकल को, इसके अंदर इनकी जो एज वगैरह है रिटायरमेंट की, जो इनका टेन्योर वगैरह है वो दिया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन 7 देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? हु अपॉइंट द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट के जो जज वगैरह होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर करते हैं, संसद पार्लियामेंट करती है, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट करते हैं, या भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? तो उनको अपॉइंटमेंट कौन करता है? जो इनकी अपॉइंटमेंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, और आर्टिकल 124 क्लॉज 2 इस बात को कहता है कि जो राष्ट्रपति हैं देश के वो इनकी नियुक्ति करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है? देखो अभी इससे पीछे ही बताया था मैंने, बताइए उसकी जो नियुक्ति करेगा वो कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 123 है, आर्टिकल 124 क्लॉज 2 है, 129 या 143? तो ये मैंने अभी बताया था आपको आर्टिकल, इसका आंसर आप बताना। ठीक है, चलो ये होमवर्क है अभी, क्योंकि मैं बता ही चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका होमवर्क है। ठीक है, ये आप बताओगे कमेंट में। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए रिट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद से प्राप्त है? ठीक है, ये भी मैं बता चुका हूँ। अंडर विच आर्टिकल के अंदर सुप्रीम कोर्ट इश्यू रिट्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट? सुप्रीम कोर्ट के पास जो रिट इशू करनी होती है वो किस आर्टिकल के तहत करता है? आर्टिकल 32, आर्टिकल 131, आर्टिकल 136 या फिर आर्टिकल नंबर 226? तो बताओ भैया, जो रिट इशू करता है वो कौन सा आर्टिकल से करता है? तो सुप्रीम कोर्ट आपका करता है आर्टिकल नंबर 32 से। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, और हाई कोर्ट आपका 226 इससे करता है, इसमें आपका हाई कोर्ट करता है। ठीक है, और जो आपका आर्टिकल नंबर 32 है इसको बी आर अम्बेडकर ने क्या बोला था? हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, किन्होंने बोला है? ये बोला है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने इसको बोला था कि ये भारत क्या नाम है, संविधान की हृदय और आत्मा है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए भी रिट किस अनुच्छेद के तहत जारी कर सकता है? अंडर विच आर्टिकल कैन हाई कोर्ट इश्यू रिट नॉट ओनली फॉर अ फंडामेंटल राइट बट ऑल्सो फॉर अदर पर्पजेज? मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि फंडामेंटल राइट के लिए ही वो रिट इशू करेगा, उसके अलावा और चीज़ों के लिए भी वो रिट इशू कर सकता है। इस बात को कौन सा आर्टिकल कहता है हाई कोर्ट के बारे में? ठीक है, आर्टिकल 32 कहता है, आर्टिकल 136 कहता है, आर्टिकल 226 कहता है, या फिर आपका आर्टिकल नंबर 227 कहता है? तो आर्टिकल नंबर जो आपका 226 है वो इसी बात को कहता है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि वो फंडामेंटल राइट का मिसयूज हो रहा है और तभी वो रिट इशू करेगा, वो और चीज़ों पर भी रिट इशू कर सकता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। भारत में न्यायपालिका की कौन सी व्यवस्था अपनाई गई है? विच टाइप ऑफ जुडिशरी हैज़ बीन अडॉप्टेड इन इंडिया? जो हमारे इंडिया के अंदर जो जुडिशरी वगैरह चलती है वो किस टाइप की है? डुअल जुडिशरी है, दो टाइप की है, डुअल चलती है। इंटीग्रेटेड है, ठीक है, एकीकृत न्यायपालिका है। फेडरल जुडिशरी है, संघीय न्यायपालिका है, या फिर नो इंडिपेंडेंट जुडिशरी, स्वतंत्र न्यायपालिका नहीं है? तो देखो हमारे इंडिया के अंदर जो चलती है वो चलती है इंटीग्रेटेड जुडिशरी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो आपकी सुप्रीम कोर्ट होती है वो सबसे ऊपर बैठती है, ठीक है, और बाकी कोर्ट उसके नीचे काम करती हैं। ऐसा नहीं है कि सब अपना अलग अलग काम कर रही हैं, ठीक है, सबकी सब एक साथ मिलकर के ही काम करती हैं। ठीक है, जिसमें सबसे टॉप पे बैठती है कौन? सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट, फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स वगैरह आती हैं। ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट मतलब अपना अलग कर रही है और सुप्रीम कोर्ट अपना अलग कर रही है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे इंटीग्रेटेड चलता है। ओके, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 सॉरी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? व्हाट इज़ द रिटायरमेंट एज ऑफ हाई कोर्ट? ये मैंने अभी पीछे बताया था आपको। ठीक है, 60 साल होती है, 62 होती है, 65 होती है, आपकी 70 होती है। तो जो हाई कोर्ट के
जो जज होते हैं उनकी जो रिटायरमेंट की एज होती है वो होती है आपकी 62 साल। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर, और ये आपका जो था हाई कोर्ट वाला, ये किस आर्टिकल में आ रहा था, ये आपका हाई कोर्ट वाला आ रहा था आर्टिकल नंबर 217 क्लॉज 2 में। ठीक है, ये बताया था मैंने पीछे। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? हु अपॉइंट्स द जज ऑफ ए हाई कोर्ट? जो हाई कोर्ट के जज होते हैं उनको अपॉइंटमेंट कौन कराता है? गवर्नर करते हैं, मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर करते हैं, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट करते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करते हैं। तो जो हमारे क्या नाम है हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, जज होते हैं, उनकी जो नियुक्ति करते हैं वो कौन करते हैं? वो करते हैं आपके प्रेसिडेंट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, प्रेसिडेंट ही उनके हाई कोर्ट के जज होते हैं, उनकी नियुक्ति करते हैं। और इस बात को कहता कौन है? इस बात को कहता है आर्टिकल नंबर 217। ठीक है, कि हाई कोर्ट के जजों की अपॉइंटमेंट करना है। ठीक, और वो कौन करेंगे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत अभिलेख न्यायालय है? अंडर विच आर्टिकल ऑफ हाई कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड? देखो ये भी बताया था मैंने। ठीक है, वो सुप्रीम कोर्ट के लिए था, ये हाई कोर्ट के लिए है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। ठीक है, वही है कि मतलब आपको वहाँ पे जो फैसले वगैरह होते हैं, जो भी उनकी कार्रवाई वगैरह होती है, उसको सुरक्षित रखना होता है उन फैसलों को। ठीक है, आर्टिकल 129 कहता है इस बात को। आर्टिकल नंबर 224, आर्टिकल नंबर 215, आर्टिकल नंबर 226। तो इस बात को कौन कहता है? इसको कहता है आर्टिकल नंबर 215। ठीक, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, इस चीज़ को अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, मतलब और आर्टिकल नंबर जो आपका 214 है वो कहता है कि हर राज्य के अंदर एक हाई कोर्ट होगा। ठीक है, आर्टिकल नंबर 214 कहता है इस बात को। ठीक है, आर्टिकल नंबर 129 में भी बता चुका हूँ, और आर्टिकल नंबर 226 आपको पता ही है। ठीक है, रिट इशू करता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? सर्वोच्च न्यायालय को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड घोषित करने वाला अनुच्छेद कौन सा है? देखो ये पीछे पढ़ा ही था। विच आर्टिकल डिक्लेयर्स द सुप्रीम कोर्ट अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड? ठीक है, बताओ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कौन सा था? 128 है, 129 है, 130 है, या फिर आपका 131 है? तो आपका आर्टिकल नंबर 129 जो है वो आपका कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। ठीक है, एक मिनट यार, यहाँ पे कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की बात की गई थी। आर्टिकल ऑफ हाई, हाँ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है इसके लिए, हाई कोर्ट के लिए। ठीक है, यहाँ सुप्रीम कोर्ट के लिए बात हो रही है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 129। ठीक, ये सुप्रीम कोर्ट के लिए, और आर्टिकल नंबर 215 हाई कोर्ट के लिए था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट लोकेटेड? सुप्रीम कोर्ट की जो सीट है वो कहाँ पर है? मुंबई के अंदर है, प्रयागराज के अंदर है, न्यू दिल्ली में है, या फिर आपकी कोलकाता के अंदर है? तो जो आपकी सर्वोच्च न्यायालय की सीट है वो आपको पता ही होगा, जो हमारा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है वो कहाँ पर है? वो आपका न्यू दिल्ली के अंदर है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, और इस बात को कहता है आर्टिकल नंबर 130। आर्टिकल 130 कहता है कि दिल्ली है जो कैपिटल है इंडिया की, वहाँ पर एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय बोले तो सुप्रीम कोर्ट। ठीक, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से किसी विधिक प्रश्न पर राय किस अनुच्छेद के तहत मांग सकते हैं? अंडर विच आर्टिकल कैन द प्रेसिडेंट सीक द ओपिनियन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑन अ क्वेश्चन ऑफ लॉ? अगर राष्ट्रपति जो है अगर उनको किसी चीज़ के ऊपर राय लेनी है सुप्रीम कोर्ट के जज से, तो वो किस उस पर मांग सकते हैं? मतलब कौन सा आर्टिकल इस बात की परमिशन उनको देता है? आर्टिकल 136 देता है, आर्टिकल 137 देता है, आर्टिकल 143 देता है, या फिर आपका आर्टिकल नंबर 145 देता है, 45। ठीक, तो बताइए इनमें से कौन सा आर्टिकल है जो उनको इस बात की परमिशन देता है? तो काफ़ी फेमस होगा ये नंबर। ठीक है, आर्टिकल नंबर 143। ठीक है, याद हो जाएगा अब तो ये काफ़ी लोगों को। ठीक है, ये नहीं भूलेंगे अब। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 143 जो है वो सुप्रीम कोर्ट को परमिशन देता है, वो सॉरी राष्ट्रपति को, कि आप किसी चीज़ पर राय लेनी है सुप्रीम कोर्ट के जज वगैरह से, सुप्रीम कोर्ट से, तो आप ले सकते हैं। इस बात को कहता है आर्टिकल नंबर 143। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय की समीक्षा करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? अंडर विच आर्टिकल कैन द सुप्रीम कोर्ट रिव्यू इट्स ओन जजमेंट? अपने जजमेंट का खुद का रिव्यू करने के लिए, ठीक है, कौन सी आर्टिकल के तहत है कि सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट का खुद रिव्यू कर सकता है? आर्टिकल 137 है, आर्टिकल 139, आर्टिकल 141, आर्टिकल 143। तो जो आर्टिकल 137 है ये इस बात की कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय की समीक्षा करने की शक्ति है। ठीक है, वो अपने निर्णय की खुद का रिव्यू कर सकता है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 137 इस बात को कहता है। आर्टिकल नंबर जो 139 है ये कहता है कि संसद को, मतलब आर्टिकल नंबर 39 जो है संसद को यह पावर देता है कि वह सुप्रीम कोर्ट को फंडामेंटल राइट के मतलब अलावा
अन्य चीज़ों पर भी रिट इशू कर सकता है। ठीक है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट खाली जो है और फंडामेंटल राइट के ऊपर ही रिट वगैरह इशू करेगा, वो फंडामेंटल राइट के अलावा भी और चीज़ों पर भी रिट इशू कर सकता है। ये कहता है आर्टिकल नंबर 139। ठीक है, और आपका आर्टिकल नंबर 141 जो है वो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फैसला अगर निचली अदालत को मतलब मानना ही पड़ेगा। जो भी मतलब फैसला है सुप्रीम कोर्ट ने अगर वो फाइनल फैसला मतलब सुना दिया, तो उसके नीचे की जो भी कोर्ट वगैरह है वो उनको मतलब मानना पड़ेगा कि हाँ भाई ठीक है जो भी है। ठीक है, वो उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं। ठीक है, और आपका आर्टिकल नंबर 143 ये मैं बता ही चुका हूँ कि प्रेसिडेंट को मतलब उन पर राय वगैरह अगर लेनी है तो वो सलाह ले सकते हैं किसी सुप्रीम कोर्ट से। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होता है। यह किस अनुच्छेद में? द लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स इन इंडिया अंडर विच आर्टिकल। देखो ये भी मैंने बताया था कि अगर सुप्रीम कोर्ट अगर कुछ बोलेगा तो फिर वो सभी कोर्टों को मतलब मानना पड़ता है। ठीक है, तो ये किसके अंदर आता है? ये अभी मैंने शायद पीछे भी बताया था। ठीक है, नहीं इसमें नहीं था। ठीक है, मतलब वो बाइंडिंग रहेगा कि वो सबको मानना ही पड़ेगा। ठीक है, तो बताओ आर्टिकल नंबर 136, आर्टिकल नंबर 1 फॉर 1 मिनट। हाँ बताया था। ठीक है, पीछे बता चुका हूँ मैं इसको 141 के बारे में। तो 136 के तहत है आर्टिकल 140, 141 या फिर आपका 144। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने अगर कुछ बोल दिया वो फाइनल फैसला रहेगा और उसकी जो निचली अदालतें हैं उनको भी वो फैसला मानना पड़ेगा। इस बात को कहता है आर्टिकल नंबर 141। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, आर्टिकल जो 136 है ये आपका स्पेशल लीव पिटीशन की बात करता है। ठीक है, स्पेशल लीव पिटीशन। ठीक है, ये आपका स्पेशल लीव पिटीशन की बात करता है। और आर्टिकल नंबर 144 जो है वो कहता है कि भारत की हर सरकारी संस्था और जो अदालत है को सुप्रीम कोर्ट के मतलब आदेश लागू करने की उसकी मदद करनी होगी। ठीक है, मतलब अगर कोई आदेश वगैरह कर रहा है कुछ भी है बोल रहा है तो आपको उसकी हेल्प वगैरह करनी है। अगर सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है भारत की किसी सरकारी संस्था वगैरह से या फिर किसी और अदालत से, ठीक है, तो उसकी उनकी हेल्प करनी होगी। किसकी? सुप्रीम कोर्ट की। ठीक है, आदेश जो देंगे वो उनको लागू करने की उनकी मदद करनी होगी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में किस अर्थ में अधिक व्यापक है? इन विच सेंस इज द रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट वाइडर देन डेट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? बताओ भैया किस में उसमें सबसे ज़्यादा है? जो आपकी रिट वगैरह इशू होती है उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में किस अर्थ में अधिक व्यापक है, मतलब किस में सबसे ज़्यादा है? ठीक है, ओनली इन क्रिमिनल केसेस, ओनली इन प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, मौलिक अधिकारों के साथ अन्य उद्देश्यों के लिए भी, या फॉर फंडामेंटल राइट्स एज वेल एज अदर पर्पजेज, या फिर आपका ऑप्शन डी कहता है हाई कोर्ट कैन नॉट इश्यू रिट। देखिए ये तो गलत है ऑप्शन डी। देखिए हाई कोर्ट तो करता है। तो ये मैंने अभी बताया था आपको कि फंडामेंटल राइट पर भी वो आपने रिट को इशू कराता है, और उसके अलावा अगर कुछ और भी किसी चीज़ पर उनको मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि फंडामेंटल राइट पर भी अगर कोई और मुद्दा भी है तो उस पर भी वो सुप्रीम कोर्ट रिट इशू कर सकता है। तो वो आर्टिकल नंबर 139 था हमारा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। इन चीज़ों पर वो आपका करता है फंडामेंटल राइट पर, उसके अलावा अगर कोई और अदर पर्पजेज है तो उन पर भी कराता है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर ये कौन सा हो गया? क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने की अंतिम शक्ति किसके पास है? हु हैज़ द फाइनल पावर टू रिमूव अ सुप्रीम कोर्ट जज फ्रॉम ऑफिस? ऑफिस से अगर सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को हटाना है तो ये पावर भैया किसके पास होती है? बताइए। संसद पार्लियामेंट के पास होती है, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के पास होती है, भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास होती है, या फिर आपके प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर के पास होती है? तो ये जो पावर आपकी होती है किसके पास होती है? ये होती है आपकी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, ये प्रेसिडेंट के पास होती है पावर उनको हटाने की। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। सर्वोच्च न्यायालय की मूल अधिकारिता मुख्य रूप से किन विवादों से संबंधित है? द ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट मेनली रिलेट्स टू डिस्प्यूट्स बिटवीन हुम? ठीक है, बताओ भैया सर्वोच्च न्यायालय की मूल अधिकारिता मुख्य रूप से किन विवादों से संबंधित है? ठीक है, द ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट मेनली रिलेटेड टू डिस्प्यूट्स बिटवीन, मतलब किनके बीच में डिस्प्यूट्स वगैरह को लेकर के जो उनकी अधिकारिता का मूल अधिकारिता है वो क्या है, किससे है? सिटीजन और स्टेट से है, यूनियन एंड स्टेट, यूनियन एंड स्टेट एंड बिटवीन स्टेट्स, बिटवीन टू सिटीजन्स ओनली, बिटवीन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ओनली? तो बताओ भैया किससे है? तो ये आपकी आती है केंद्र और राज्यों तथा राज्यों के बीच।
ऑप्शन बी यूनियन एंड स्टेट्स एंड बिटवीन स्टेट्स, ठीक है, या तो सेंट्रल और स्टेट के बीच में या फिर दोनों स्टेट के बीच में, ठीक है। अगर ऐसा कुछ मैटर चल रहा है तो वो कहाँ से होगा, सुप्रीम कोर्ट से सॉल्व होगा, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। और इस बात को कहता कौन है, इस बात को कहता है आर्टिकल नंबर 131, ठीक है। आर्टिकल नंबर 131 इस बात को कहता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट? कि एक भैया हाई कोर्ट होगी हर राज्य के अंदर, ठीक है, हर राज्य में एक हाई कोर्ट बनाई जाएगी। इस बात को कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 224 कहता है, आर्टिकल 215 कहता है, आर्टिकल 216 कहता है, या फिर आपका आर्टिकल नंबर 217 कहता है? हर राज्य के अंदर एक हाई कोर्ट होगी, इस बात को कौन कहता है? आर्टिकल नंबर 214। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, 215 ये सब मैं बता ही चुका हूँ। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? अंडर विच आर्टिकल इज एन एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? अगर चीफ जस्टिस वगैरह वहाँ पे नहीं है तो उनकी जगह पे किसी और को बिठाया जाएगा। तो ये इस बात को कौन सा आर्टिकल कहता है, ठीक है, कि एक्टिंग चीफ जस्टिस उनकी जगह बैठेंगे, ठीक है। जैसे आपके अगर राष्ट्रपति नहीं होते हैं तो उनकी जगह एक्टिंग प्रेसिडेंट, जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो एक्टिंग प्रेसिडेंट बन जाते हैं, ठीक है, वो उनकी जगह उनका काम संभालते हैं, उनका कार्य करते हैं। तो इस बात को कौन कहता है? आर्टिकल 124 कहता है, आर्टिकल 125, आर्टिकल 126, या फिर आपका आर्टिकल नंबर 127? तो इस बात को कहता है आर्टिकल नंबर 126। एक्टिंग चीफ जस्टिस की जो बात करता है वो करता है आपका आर्टिकल नंबर 126। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। और जो आपका 124 बताइए कि क्या नाम है, हमारा देश है भारत, भारत के अंदर क्या होगी, एक सुप्रीम कोर्ट होगी, ठीक है, इंडिया के अंदर। आर्टिकल जो 25 है ये आपका सैलरी और अलाउंसेस की बात करता है, ठीक है, सैलरीज एंड अलाउंसेस, जो उनके भत्ते वगैरह होते हैं उसके इसके जज वगैरह के, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जज के, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनकी, ठीक है। और ये जो आपका आर्टिकल नंबर 127 है ये एडहॉक की बात करता है, मतलब सुप्रीम कोर्ट में जज की संख्या कम होने पर अगर चीफ जस्टिस प्रेसिडेंट से सलाह लेकर हाई कोर्ट के जज की, हाई कोर्ट के जज को मतलब नियुक्त कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर मतलब जज वगैरह की कमी पड़ रही है, वहाँ के मतलब उनको लग रहा है कि यहाँ पे जज कम है, तो वो प्रेसिडेंट वगैरह से सलाह लेंगे जो चीफ जस्टिस है और हाई कोर्ट से किसी जज को बुला सकते हैं, ठीक है, उनकी नियुक्ति करवा सकते हैं। ये कौन कहता है? आर्टिकल नंबर 127 कहता है, ठीक है। अगला देखते हैं लास्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 25। और ये क्या कहता है? सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षण और मौलिक अधिकारों का रक्षक क्यों माना जाता है? व्हाई इज द सुप्रीम कोर्ट रिगार्डेड एज अ गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स? क्योंकि यह कानून बनाता है। बी कहता है क्योंकि यह संसद का संचालन करता है। सी कहता है क्योंकि यह न्यायिक समीक्षा तथा मौलिक अधिकारों के संरक्षण की शक्ति रखता है, बिकॉज इट हैज़ द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू एंड प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। डी कहता है क्योंकि यह राष्ट्रपति का चुनाव कराता है। डी तो है ही नहीं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि यह न्यायिक समीक्षा तथा मौलिक अधिकारों के संरक्षण की शक्ति रखता है, ठीक है, बिकॉज इट हैज़ द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू एंड प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। तो ये 25 सवाल हमने डिस्कस किए, ठीक है, और ये पूरा का पूरा टॉपिक हमने कवर किया जितना भी था इसके अंदर, ठीक है। बाकी ज़्यादा नहीं है, 2-3 टॉपिक और बचे हुए हैं, उनको भी हम लोग देखेंगे और ये पूरी पॉलिटी हमारी कवर हो जाएगी, ठीक है, पूरी पॉलिटी की मैराथन कवर हो जाएगी। 25-25 क्वेश्चन से हम लोगों ने काफ़ी कवर कर लिया, ठीक है। और ऐसा मतलब नहीं है कि इससे ज़्यादा और कुछ पढ़ना है, आप देख लीजिएगा पेपर में आपको यहीं से ही सब कुछ पढ़ने को देखने को मिलेगा, ठीक है। जनरल अवेयरनेस आपका 10 नंबर का टॉपिक है, ये आपका 5 नंबर का टॉपिक है, ठीक है, ये आपका 5 नंबर का टॉपिक है, ठीक है, 5 मार्क्स का है। और जो जनरल अवेयरनेस है आपका वो आपका 10 नंबर का है, जो कि आपका चल रहा है, 2 क्लास उसकी हो चुकी हैं, डेली शाम को उसकी क्लास वीडियो अपलोड हो जाती है, ठीक है, 6 बजे के आसपास, ठीक है, डेली उसकी क्लास शाम को 6 बजे के आसपास चलती है। बाकी इसके बाद में पॉलिटी के बाद हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है, हिस्ट्री, और उसके बाद में फिर हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी, ठीक है, उसका ज्योग्राफी देखेंगे, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग पूरा कवर करेंगे जो भी है। उसके बाद लास्ट में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे डीआई वगैरह की, ठीक है, वो तो हम लोग लास्ट में करेंगे एकदम, जब 8-10 दिन पहले, ठीक है, डेली 2-3 डीआई की प्रैक्टिस कर लेंगे तो वो तो तब हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मेन चीज़ ये है, ये पोर्शन हमें कवर करना जरूरी है, ठीक। ये टेलीग्राम चैनल है स्टडी जीके बाई AK सिंह 20, ठीक है,
यहाँ पर आकर जाकर इसके बायो में आप देख सकते हैं, यूट्यूब का लिंक भी मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। और अगर आप यूट्यूब के चैनल पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। बाकी मैंने आपको बता ही दिया, स्टडी जीके बाई AK सिंह 20 टेलीग्राम पे आप सर्च करिएगा विदाउट स्पेस, तो चैनल मिल जाएगा आपको। वहाँ पे सारी PDF वगैरह जो भी है अभी तक जितनी भी क्लास हुई है वो सारी की सारी PDF आपको वहाँ मिल जाएंगी, ठीक है। उसको ज्वाइन कर लीजिएगा और जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो भी वहाँ पे अपलोड हो जाती है, ठीक है। चलिए तो फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, जब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू।